गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 14 ऑफ योर चैप्टर फर्स्ट, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट इन सोल्यूशन, कि सोल्यूशन के केस में हम मोल कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करते हैं या कैसे डिफाइन करते हैं। तो बेटा आपको पता है कि सोल्यूशन आपका क्या होता है। सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, या फिर हम कह सकते हैं सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, जिसमें से आपका एक कंपोनेंट होगा सोल्यूट विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा बेटा वो होता है आपका सॉल्वेंट विच इज प्रेजेंट ऑलवेज इन हायर क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन का हमें पता चल गया, सोल्यूशन आपका होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें एक कंपोनेंट आपका सोल्यूट होता है, दूसरा कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट होता है। तो बेटा सॉल्यूशन को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, और आपके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालने के अलग अलग मेथड्स हैं। तो आज हम वो मेथड्स करेंगे। फर्स्ट हम देख लेते हैं आपके मेथड्स कौन कौन से हैं। मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहला मेथड है बेटा आपका मास परसेंट, मास परसेंटेज, या फिर हम कह सकते हैं वेट परसेंटेज, वेट परसेंटेज। मैंने आपको बताया था कि हम केमिस्ट्री में आपका मास और वेट को एक ही मान के चलते हैं। तो अगर आपको किसी सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का वेट या मास परसेंटेज निकालना हो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो फॉर एग्जांपल हमने कोई आपका एक बाइनरी सॉल्यूशन ले लिया है, बाइनरी सॉल्यूशन लिया है। बेटा आपको पता है बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, नाम देखो, बाई मींस टू, दैट मींस इसमें दो ही कंपोनेंट होंगे। ऐसा सॉल्यूशन जो कि दो कंपोनेंट से मिलके बना होगा, जिसमें से एक आपका सोल्यूट होगा और दूसरा आपका क्या होगा, सॉल्वेंट। तो फॉर एग्जांपल हमने कोई बाइनरी सॉल्यूशन लिया है ए बी, ठीक है, जिसमें से जो ए है वो आपका क्या है, सोल्यूट है, और बी है बेटा वो है आपका सॉल्वेंट। ठीक है, मान लो इस सॉल्यूशन ए बी सॉल्यूशन में जो आपका वेट या मैं कहूं मास ऑफ सोल्यूट है, जितना आपने सोल्यूट उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है वो मान लो मैंने लिया है WA, ठीक है, और सॉल्वेंट का मास या फिर वेट मैंने ले लिया है WB। तो इस केस में हम आपका कैसे डिफाइन करेंगे, मान लो अगर मेरे को क्या निकालना है, इस सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है कि इस सॉल्यूशन में, इस बाइनरी सॉल्यूशन, इस बाइनरी AB सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट का कितना मास परसेंटेज है वो कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, देखो, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला है हमारा वेट ऑफ सोल्यूट, या फिर मैं कह सकती हूं यहां पे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ या फिर वेट ऑफ सोल्यूशन। अब आपका बेटा यहां देखो, सोल्यूशन आपका कब बनेगा, जब आपका WA WB में ऐड होगा, यानी कि जब आपका सोल्यूट सॉल्वेंट में ऐड होगा तभी आपका सोल्यूशन बनेगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन, टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, WA प्लस WB, या हम कह सकते हैं टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो अगर आपको मास परसेंटेज निकालना हो सोल्यूट का किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन में, अगर आपको मास परसेंटेज सोल्यूट का निकालना है तो आपको क्या करना है, गिवन वेट या फिर गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन या फिर टोटल मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अगर इसी केस में आपको सॉल्वेंट निकालना है, सोल्यूट का आपको पता चल गया कि इस बाइनरी सॉल्यूशन में कितना परसेंटेज, कितना मास परसेंट किसका है, सोल्यूट का है, वो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। बट अगर आपको सॉल्वेंट का निकालना है कि सोल्यूशन में कितना मास परसेंटेज, कितना परसेंटेज ऑफ मास सॉल्वेंट का है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो, मास परसेंटेज ऑफ
सॉल्वेंट। तो बेटा सेम ही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पहले आपने क्या लिया था, मास ऑफ सोल्यूट लिया था, या मैं कह सकती हूँ वेट ऑफ सोल्यूट ऊपर लिया था न्यूमरेटर में। अब हमें सॉल्वेंट का कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हम वेट ऑफ सॉल्वेंट लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ द सोल्यूशन, ये टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हो या सोल्यूट हो, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला यूज होगा, सिर्फ न्यूमरेटर में सोल्यूट का कैलकुलेट करना हो तो आप मास ऑफ या फिर वेट ऑफ सोल्यूट ले लो, सॉल्वेंट का कैलकुलेट करना हो तो मास ऑफ सॉल्वेंट ले लो या फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट ले लो। तो आपका ये फर्स्ट मेथड हो गया कंसंट्रेशन को फाइंड करने का। दूसरा मेथड अगर हम देखें तो वो है बेटा आपका वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखो, तो बेटा सेकंड आपका मेथड है वो है आपका वॉल्यूम परसेंटेज। तो मान लो हमने जो अभी आपका एक बाइनरी सोल्यूशन लिया था ए बी का, उसमें वॉल्यूम ऑफ ए आपका क्या था, सॉल्यूट था, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बी वी ए एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बी वी बी। ठीक है, तो अगर हमें आपके सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, आपके सोल्यूशन में सॉल्यूट का वॉल्यूम निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, सिर्फ वहां हम मास यूज कर रहे थे या वेट यूज कर रहे थे, उसके उसी फॉर्मूले में हम वॉल्यूम अप्लाई करेंगे। तो हम सोल्यूट का निकाल रहे हैं, सोल्यूट का वॉल्यूम क्या है, वी ए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। टोटल वॉल्यूम आपका सोल्यूशन की कैसे बनेगी, जब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ऐड होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सेम अगर आपको निकालना है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, अगर आपको वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना है किसी भी सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट की वॉल्यूम परसेंट क्या है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ ऊपर लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट वी बी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वी ए प्लस वी बी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया वॉल्यूम परसेंट। सेम मेथड है बिल्कुल जैसे आपने मास या वेट परसेंट लिया था। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड मेथड है वो है पार्ट पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम डिनोट करते हैं बाय पीपीएम। ठीक है बेटा, पार्ट पर मिलियन में हम सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, बट उस केस में जहां आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, हम मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 10⁻⁶। ठीक है बेटा, तो आपका क्या होगा, पार्ट पर मिलियन का फॉर्मूला यानी कि पीपीएम का फॉर्मूला क्या होगा, पीपीएम ऑफ सोल्यूट अगर आपको निकालना है, पीपीएम ऑफ सोल्यूट, तो आपका क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। तो आपका सेम था जैसे हमने आपका किस में किया था, मास परसेंटेज में किया था। क्या ले रहे थे, अगर हमें मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकालना है तो मास ऑफ सोल्यूट ले रहे थे डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे थे, बट पार्ट पर मिलियन में हम मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ करेंगे। बेटा ये जो मेथड है पार्ट पर मिलियन फाइंड करने का, ये यूजुअली आपका यूज होता है टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट, कि कितना अमाउंट पॉल्यूटेंट आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। इट इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, कि आपके एटमॉस्फेयर में कितना अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए जनरली हम आपका पार्ट पर मिलियन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इस केस में हम यहाँ क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर, या मैं कह सकती हूँ टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। ठीक है, तो ये तो आपके 3 मेथड हो गए। फोर्थ मेथड देखो आपका क्या होता है। तो बेटा फोर्थ मेथड की अगर हम बात करें तो वो है आपकी स्ट्रेंथ, कि अगर आपको किसी सोल्यूशन की स्ट्रेंथ निकालनी है तो वो आप कैसे निकाल सकते हो। स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बेटा आपका मास ऑफ
solute in grams divided by volume of solution in liters। इसीलिए स्ट्रेंथ की यूनिट होती है आपकी, क्या होती है, ग्राम पर लीटर, जिसको आप डिनोट कर सकते हो ग्राम लीटर इनवर्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो आपकी यूनिट है या नेक्स्ट जो मेथड आपका है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल M। मोलैरिटी को बेटा हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल M। तो मान लो कि हमें मोलैरिटी निकालनी है किसी बाइनरी सॉल्यूशन के में सॉल्वेंट की मोलैरिटी निकालनी है, तो उस केस में हमारी जो मोलैरिटी होगी वो होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन लीटर्स। आपको अगर मोलैरिटी निकालनी है जिसको हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल M, अगर किसी सॉल्यूशन की आपको मोलैरिटी निकालनी है तो उस केस में हमारा फॉर्मूला होगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कि आपके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट के उस सॉल्यूशन में, डिवाइडेड बाय उस सॉल्यूशन की वॉल्यूम क्या है लीटर्स में। कई बार आपके क्वेश्चन में जो वॉल्यूम है मिलीलीटर में गिवन होती है, तो अगर आपकी वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन होगी, यहाँ पे अगर आपका मिलीलीटर में होगा तो उसको हम लीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा यहाँ पे आपका क्या होगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स को हम किससे डिनोट करते हैं, बाय स्मॉल m। सोल्यूट आपका क्या था, A, ठीक है, हमने लिया था ना यहाँ पे A B बाइनरी सोल्यूशन है, ठीक है, तो उसमें आपका सोल्यूट क्या होता है, A होता है, और सॉल्वेंट आपका कौन सा पार्ट है, B पार्ट आपका क्या है, सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ले रहे हैं दैट इज Na ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हो किसी भी सोल्यूट के या फिर किसी भी सब्सटेंस के। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, मोल्स आपको कैलकुलेट करने हैं बेटा, तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, गिवन वेट या गिवन मास। हम सोल्यूट का कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए कह देंगे गिवन मास ऑफ या गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सोल्यूट। तो इससे हमारा कैलकुलेट हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर हम यही फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का इसमें रख दे तो आपका फॉर्मूला जो है मॉडिफाई हो जाएगा। कैसे, देखो क्या बन जाएगा आपका फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, मास, गिवन मास ऑफ या गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इनटू 1000। ठीक है बेटा, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, मोलैरिटी का। अब बेटा आप जैसे देख सकते हो मोलैरिटी वाला जो फॉर्मूला है वो जनरली हम कंसंट्रेशन के लिए बहुत कम यूज करते हैं। क्यों कम यूज करते हैं, क्योंकि जब आप रिएक्शन करवा रहे होते हो तो आपका जो टेम्परेचर होता है कांस्टेंट कभी कभार नहीं होता, वेरी करता रहता है। तो अगर आपका टेम्परेचर वेरी करेगा तो आपका क्या होगा, वॉल्यूम भी वेरी करेगी। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो वॉल्यूम किसी भी सॉल्यूशन की एक्सपेंड होती है, टेम्परेचर अगर आप कम करते हो तो वॉल्यूम क्या होती है, कंप्रेस होती है। तो देखो वॉल्यूम फैक्टर है यहाँ पे, इसीलिए टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, वॉल्यूम पे होगा, दैट्स व्हाई वो इफेक्ट करेगी आपकी मोलैरिटी को। इसीलिए हम मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी का जो मेथड है टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जनरली यूज कम करते हैं। ठीक है, क्यों कम यूज करते हैं, क्योंकि मोलैरिटी जो होती है वो क्या होती है, चेंजेस विद टेम्परेचर। मोलैरिटी है टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से आपके वॉल्यूम पे इफेक्ट होता है, और वॉल्यूम पे अगर इफेक्ट होगा तो मोलैरिटी आपकी ऑटोमेटिकली चेंज होगी। अब बात करते हैं बेटा यूनिट की। तो अगर मोलैरिटी की अगर हम यूनिट देखें तो वेट क्या है आपका, ग्राम में होता है, या गिवन मास है सोल्यूट का या वेट है ग्राम में गिवन होता है। मॉलिक्यूलर वेट हम पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूलर मास जो होता है उसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा और मोल जो है आपका ऊपर
चला जाएगा। दैट मीन्स आपकी जो यूनिट होगी, और वॉल्यूम हम किस में लेते हैं, लीटर्स में लेते हैं, अगर हम यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आपका क्या होगा, यूनिट क्या होगी, मोल या मोल्स पर लीटर। ठीक है, समझ में आ गया। मोल आपका ऊपर चला जाएगा, ग्राम से आपका ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये मोल ऊपर चला जाएगा, तो मोलारिटी की यूनिट बन जाएगी मोल पर लीटर। ठीक है, तो सिक्स्थ आपकी मेथड देखते हैं टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो बेटा, नेक्स्ट जो आपका सिक्स्थ मेथड है दैट इज मोलालिटी। ध्यान से आपको पढ़ना है, पहला फिफ्थ मेथड आपका था मोलारिटी और ये आपका है मोलालिटी। मोलालिटी को हम डिनोट करते हैं बाय स्मॉल m और मोलारिटी को हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल M। तो स्मॉल m दैट मींस मोलालिटी आपका क्या होगा, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, या हम कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है बेटा, तो आपका ये क्या है, मोलालिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बट अगर आपका कभी मास गिवन होगा किसमें, अगर मास जो होगा या वेट जो होगा सॉल्वेंट का ग्राम में गिवन होगा, तो इसी फॉर्मूले को हम मॉडिफाई कर देंगे बाय 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो उसको हम कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के मोल्स किससे डिनोट होते हैं बेटा, Na से डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका क्या है, WD। ठीक है बेटा, तो ये आपका फॉर्मूला है किसका, मोलालिटी का। अब बात आती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि मोल्स को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, कैसे देखते हैं, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट होती है आपकी ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अगर हम मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करें तो आपका फॉर्मूला जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आपका WA इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो बेटा आपका फॉर्मूला ऐसे मॉडिफाई हो गया। अब अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में है, केजी में होता है आपका। अब अगर आपका ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट होगा तो आपका क्या होगा, मोल जो है डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में मोल अगर ऊपर जाएगा तो आपकी इसकी यूनिट, मोलालिटी की जो यूनिट होगी वो होगी मोल पर केजी, मोल पर केजी, और आप लिख सकते हो मोल केजी इनवर्स। ठीक है, अब बात आती है बेटा टेम्परेचर की। जैसे आपकी मोलारिटी टेम्परेचर से इफेक्ट हो रही थी, क्योंकि वहां एक आपका फॉर्मूले में वॉल्यूम फैक्टर आ रहा था, और टेम्परेचर जैसे आप इंक्रीज करते हो वॉल्यूम भी वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाती है, और टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो वॉल्यूम आपकी कंप्रेस हो जाती है किसी भी सोल्यूशन की। बट यहाँ पे आपका वॉल्यूम का कोई फैक्टर नहीं है, यानी कि आपका टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा इस फॉर्मूले पे। तो हम कह सकते हैं मोलालिटी do not changes with टेम्परेचर। मोलालिटी आपकी चेंज नहीं होती है टेम्परेचर के साथ, इसीलिए हम मोलारिटी के बेस पे हम मोलालिटी को ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि मोलारिटी आपकी टेम्परेचर से इफेक्ट होती है, मोलालिटी नहीं होती। तो एज कंपेयर टू मोलारिटी हम ज्यादातर आपका ये मेथड ज्यादा कन्वीनियंट मानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड अगर आपका देखें कंसंट्रेशन फाइंड करने का, तो देखो तो बेटा नेक्स्ट जो आपका मेथड है वो है मोल फ्रैक्शन, कि अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो, कि उस सॉल्यूशन में आपका सोल्यूट जो है उसके मोल्स का कितना फ्रैक्शन प्रेजेंट है, यानी कि सोल्यूट आपका कितना, सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं किसमें, आपके सोल्यूशन में। या फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड से कि आपके गिवन सोल्यूशन में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है, कि सॉल्वेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में। तो मोल फ्रैक्शन आप
किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट का कैसे निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन अ गिवन सॉल्यूशन हमने कौन सा कंसिडर किया था, आपका ए बी बाइनरी सॉल्यूशन। तो अगर ए बी बाइनरी सॉल्यूशन में हमें क्या निकालना हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना हो, तो आपका क्या है, सोल्यूट के मोल्स क्या किससे डिनोट करते हैं हम, बाय Na से। तो Na यानी कि हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन, दैट इज Na प्लस Nb। ठीक है बेटा, तो ये इस मेथड से या इस फॉर्मूले से हमारा निकलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट अगर आपका निकालना है तो आप ऊपर न्यूमरेटर में क्या लोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन में टोटल मोल्स किसके होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, इनका सम आपका किसका क्या बताएगा, आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो अगर आपको सॉल्वेंट का निकालना है, ये तो आपका हो गया सोल्यूट का, अगर आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालना है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में सोल्यूट की जगह आप रिप्लेस कर दो किसको, सॉल्वेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स कैसे डिनोट करते हैं, बाय Nb, दैट इज Nb अपॉन Na प्लस Nb। यानी कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन किसी सॉल्यूशन में, अगर किसी गिवन सॉल्यूशन में अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो उससे हमारे ये आपके निकल जाएंगे। अब आपकी बेटा दूसरी बात आती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को आप डिनोट करते हो बाय XA और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम डिनोट करते हैं बाय XB। और किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है, टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यही आपका टोटल मोल फ्रैक्शन हुआ किसी भी सॉल्यूशन का, वो हमेशा आपका 1 के बराबर होता है। ठीक है, दूसरी बात, ये क्वांटिटी जो है आपकी, या मैं कहूँ मोल फ्रैक्शन जो है क्वांटिटी, वो यूनिटलेस होती है। तो इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। इस क्वांटिटी की कोई यूनिट नहीं होती, जैसे आपने मोलालिटी की यूनिट देखी थी, बट इस क्वांटिटी की कोई यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट आपका क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, नो इफेक्ट ऑफ कि आप टेम्परेचर को अगर चेंज करोगे तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है बेटा, तो ये आपका मोल फ्रैक्शन हो गया। बहुत बार क्वेश्चन में आपके मोल फ्रैक्शन भी निकालने आते हैं। नेक्स्ट जो आपका 8th मेथड है कंसंट्रेशन फाइंड करने का, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, वो देखो आपका क्या है। तो बेटा लास्ट जो आपका मेथड है वो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल M। तो नॉर्मेलिटी किसी भी सॉल्यूशन की अगर आपको कैलकुलेट करनी हो तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट divided by volume of solution in liter। ठीक है, कि अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, कि सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट आपके प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, डिवाइडेड बाय टोटल आपकी सॉल्यूशन की वॉल्यूम क्या है, लीटर्स में। ठीक है, मिलीलीटर में गिवन होगा तो आप इस फॉर्मूले को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब बात आती है यहाँ पे आपका एक नई टर्म है, दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट,
कि आप ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट का कैसे कैलकुलेट करते हो। तो बेटा हम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट देखो कैसे कैलकुलेट होता है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है आपका मोलर मास डिवाइडेड बाय weight of या given weight of solute in grams divided by equivalent weight या फिर equivalent mass। ठीक है, तो अगर ग्राम इक्विवेलेंट आपको सोल्यूट का कैलकुलेट करना है तो वेट ऑफ सोल्यूट की सोल्यूट का वेट जितना भी आपका गिवन होगा ग्राम्स में, अगर आप उसको डिवाइड कर दोगे बाय इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट से तो आपका निकल जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे भी एक आपकी नई टर्म है कि आप इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हो। ठीक है बेटा, तो इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट जो है आप सिर्फ तीन चीजों का याद रखो, एक एसिड का, बेस का और सॉल्ट का। तो अगर आपको एसिड का आपको अगर इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट निकालना है बेटा तो उसका फॉर्मूला होता है मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। ठीक है, और अगर अब बात आती है बेसिसिटी क्या होती है आपकी एसिड के केस में, तो बेटा एसिड की बेसिसिटी होती है नंबर ऑफ H पॉजिटिव या मैं कहूं नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन एसिड। एसिड में, किसी भी पर्टिकुलर एसिड में नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस, यानी कि जितने H पॉजिटिव आयन को आप डिस्प्लेस कर सकते हो किसी पर्टिकुलर एसिड में, वही होती है उसकी बेसिसिटी, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन एसिड। तो अब आप फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपका एग्जांपल लूं HCl आपका एसिड है, अगर इसको मैं डिसोशिएट करूं, इसको ब्रेक करूं तो आपका टूटेगा H प्लस Cl नेगेटिव। तो इस एसिड में आपके कितने डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयन है? एक ही डिस्प्लेसेबल, एक ही H पॉजिटिव आयन निकल सकता है, क्योंकि जब एक ही है तो एक ही निकलेगा, दो होंगे तो दो डिस्प्लेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस एसिड की बेसिसिटी कितनी हुई? 1। और आप किसी भी एसिड का मॉलिक्यूलर मास तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, एसिड के फॉर्मूले से आप उसका मॉलिक्यूलर मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात करते हैं बेस की, कि बेस का आप इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेटा बेस का इक्विवेलेंट वेट या फिर इक्विवेलेंट मास जो है हम कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी ऑफ बेस। अब एसिडिटी ऑफ बेस आपकी क्या होती है? नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट इन पर्टिकुलर बेस। किसी भी बेस में कितने डिस्प्लेसेबल, कितने ऐसे OH आयंस प्रेजेंट है जिनको हम डिस्प्लेस कर सकते हैं, वही बताएगा उस बेस की एसिडिटी। फॉर एग्जांपल अगर हम आपका बेस लेते हैं NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आप डिसोशिएट करो तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है। तो इस बेस में कितने डिस्प्लेसेबल OH नेगेटिव आयन है? एक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आपका, कि यहाँ पे जो आपकी एसिडिटी होगी इस बेस की वो कितनी होगी? 1। दूसरा एग्जांपल एक और करके देख लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH का होल ट्वाइस। तो वो किस में टूटेगा आपका? Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है उसमें कितने डिस्प्लेसेबल OH आयन है? 2 OH आयन डिसोशिएट हो गए, 2 OH आयन डिस्प्लेस हो गए। दैट मीन्स यहाँ पे इस बेस में आपकी एसिडिटी कितनी है? 2 OH आयन डिस्प्लेस हो सकते हैं, दैट
मीन्स यहाँ पे एसिडिटी आपकी क्या होगी, 2 होगी। बेसिसिटी, एसिड की बेसिसिटी कैसे होगी, H पॉजिटिव आयन से पता लगाई जाएगी, और बेस की एसिडिटी OH नेगेटिव आयन से पता लगाएगी। तो सेम अगर हम इसका भी एग्जांपल एक और कर लेते हैं जिंक सल्फेट का, तो सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 का अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 2H पॉजिटिव आयन प्लस SO4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव बनेगा आपका। तो यहाँ पे आपका इस एसिड का आप बेसिसिटी कैसे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयन। तो इस एसिड सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है, कितने डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयन, 2 है। दैट मींस यहाँ पे जो आपकी बेसिसिटी होगी इस एसिड की वो कितनी होगी, 2 होगी। तो मॉलिक्यूलर मास इजीली फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा। इस एसिड का मॉलिक्यूलर मास आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, मैं आपको सिखा चुकी हूँ। अपॉन बेसिसिटी आप H पॉजिटिव आयन से निकाल सकते हो। सेम आपका क्या है, बेस के केस में अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो उस बेस का हम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट इन पर्टिकुलर बेस। अब बात करते हैं सॉल्ट की बेटा। तो अगर हम सॉल्ट का केस ले, तो सॉल्ट के केस में अगर आपको क्या निकालना हो, इक्विवेलेंट मास निकालना हो या इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सॉल्ट। जिस भी सॉल्ट का आपको इक्विवेलेंट मास निकालना हो उसका हम पहले मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ गिवन फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर मास निकलेगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉजिटिवली, या मैं कहूं नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वैलेंसी। ठीक है, कि उस सॉल्ट में कितनी पॉजिटिव चार्ज वैलेंसी है। फॉर एग्जांपल आपका कोई सॉल्ट है NaCl, सोडियम क्लोराइड आपका सॉल्ट है। सोडियम क्लोराइड अगर आपका डिसोसिएट हो तो आपका बनाता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो इस सॉल्ट में आपकी पॉजिटिव चार्ज आयन कितने हैं, पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वैलेंसी ऑफ मेटल एटम लिख सकते हैं हम, मेटल एटम। ठीक है, तो इस सॉल्ट में आपके मेटल एटम, ये मेटल है, सोडियम मेटल है, इसके ऊपर कितनी पॉजिटिव वैलेंसी है, +1। प्लस के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, दैट मीन्स 1 है। तो यहाँ आपकी पॉजिटिव चार्ज वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में आपकी वैलेंसी क्या होगी, +1 होगी। ठीक है, अगर आप मॉलिक्यूलर मास NaCl का मॉलिक्यूलर मास हम उसके फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, डिवाइडेड बाय पॉजिटिव चार्ज जितनी भी वैलेंसी है मेटल पे, उससे अगर आप डिवाइड करोगे तो हम किसी भी सॉल्ट की इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं आपका, मान लो आपका जिंक सल्फेट कोई सॉल्ट है, ठीक है, वो डिसोसिएट हो गए, Zn2 पॉजिटिव देता है प्लस SO4 2 नेगेटिव देता है। तो इस सॉल्ट में आप देख सकते हो कि अगर हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वैलेंसी ऑफ मेटल एटम, मेटल एटम पे कितनी पॉजिटिव चार्ज वैलेंसी है, 2 है, +2 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सॉल्ट के केस में इस सॉल्ट का इस फॉर्मूले से हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे बाय 2, तो हमारा क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट मास। ठीक है बेटा, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट हम कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट, और इक्विवेलेंट वेट हमने अभी एसिड का भी निकालना सीखा, बेस का भी निकालना सीखा और सॉल्ट का भी निकालना सीखा। तो जब आप इक्विवेलेंट वेट निकालोगे उसकी वैल्यू यहाँ पुट करके आप क्या निकाल सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हो, और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट जो आएगा उसको इस फॉर्मूले में पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, आपकी नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। तो बेटा ये आपके 8 मेथड्स है जिनसे आप कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो कई बार आपके न्यूमेरिकल्स में अलग अलग मेथड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करने को दी है तो वहां आपको मोलैरिटी वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर आपको सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालनी है तो नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। परसेंटेज मास परसेंट ऑफ सोल्यूट या सॉल्वेंट निकालना है तो आपको मास परसेंट वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।